ये जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं they're active now because I'm gonna start the class again। हम आज इंटरेस्ट को एज टॉपिक पढ़ने लगे हैं। इसका क्या मतलब एज टॉपिक पढ़ने लगेगा? मतलब इंटरेस्ट से ही अगले टॉपिक की बात निकालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। I want you guys put that as a heading। ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है जो आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लेते। ये वो इंटरेस्ट है जिसको हम आम जुबान में सूद कहते हैं। अब बच्चे अक्सर शरारत करते हुए कहते हैं सर सूद तो हराम है। तो मैं कहता होता हूँ उनको वो तो सूद हराम है, मैथ्स हराम नहीं है। तो अब कोई बच्चा कहेगा सर वो एक रवायत है सूद का हिसाब किताब रखने वाला भी। तो मैं उसको कहूंगा बेटे असल में ना हमारे पास सूद के लिए टर्मिनोलॉजी कोई और नहीं है इंटरेस्ट के अलावा। इसलिए हमने ये Sir, is the topic interest? जी। तो मैं उसको कहूंगा कि हम तो सूद का हिसाब किताब रखने ही नहीं लगे एक्चुअल का। हम तो ये देखने लगे हैं कि जो हिसाब किताब रखते हैं वो कैसे रखते हैं, ठीक है। आ जाते हैं जिस टॉपिक पे इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट के पीछे लॉजिक क्या है जरा इसको समझिएगा। लॉजिक ये है बेटे, इंटरेस्ट इज बेस्ड अपॉन बोरोइंग। जब भी कोई अमाउंट बोरो की जाती है, एक आदमी कहता है यार मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सपोज एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया या फॉर दैट मैटर मैं तुम्हें 1 लाख रुपया उधार दे रहा हूँ। एक आदमी कहता है मैं आई एम लेंडिंग यू, जो अमाउंट मैं तुम्हें लेंड कर रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ, लेंड कर रहा हूँ मैं तुम्हें, बोरो कर रहे हो तुम मुझसे कोई अमाउंट, वो अमाउंट है 1 लाख रुपया। वो अमाउंट है 1 लाख रुपया। अब वो 1 लाख रुपया मेरा 1 लाख रुपया था, मेरे पास रहता तो पता नहीं उससे मैं वो काम कर पाता या ना कर पाता। करता तो मैं उससे को पैसे कमा लेता। तुमने वो 1 लाख रुपया लिया है, तुमने उस 1 लाख रुपए से मैं जो फायदा हासिल कर सकता था वो फायदा हासिल करने से मुझे रोक लिया है। तो मुझे उसके एवज तुमसे कुछ चाहिए। तो वो क्या चाहिए? कहता है जी ये मुझे तुमने कुछ ना कुछ एडिशनल पे करना है, जिसको वो कहते हैं इंटरेस्ट। अब इसके बारे में मैं एक कॉन्सेप्ट यहीं पे वाजे कर देता हूँ, रह नहीं सकता वो कॉन्सेप्ट वाजे किए बगैर। एक उधार वो है जो मैंने आपको पैसे दिए हैं आपकी जरूरत पूरे करने के लिए, यानी आपको कुछ जरूरत है आपने वो जरूरत पूरी करनी है। और एक उधार वो है जो आपने मुझसे पैसे लिए हैं बिजनेस करने के लिए। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? एक वो पैसे हैं जिनसे आपने फायदा उठाना है, एक वो फायदे हैं जिनसे आप अपने किसी नुकसान से या अपनी जरूरत से बच रहे हैं। जिन पैसों से आपने अपनी कोई जरूरत पूरी करनी है उसमें वो पैसे फौरन खत्म हो जाने हैं। मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, आपने बच्ची का जहेज देना था, आपने कोई किसी के पैसे देने थे, आपने 100 स्यापे उसके करने थे, आपने छुट्टी पे जाना था, वो तो पैसे खत्म हो गए। उसके ऊपर मैं आपसे तकाजा कर रहा हूँ जब पैसों का, तो मैं किराया लेने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे उन पैसों की। इस सूद की जगह अल्लाह ताला ने इंट्रोड्यूस कराया कुरान में लफ्ज कर्जे हसना। कि जब किसी की जरूरत पूरी करनी हो तो उसको तुम कर्जे हसना दिया करो। कर्जे हसना क्या है? तुमने उसको अपने लिए, अब वो पैसे तुम्हें अभी भी वापस मिलने हैं। व्हाट यू हैव डन इज कि तुमने थोड़ी देर के लिए उसकी जरूरत पूरी कर दी है और तुमने उसके ऊपर उसको कुछ चार्ज नहीं किया। लेकिन एक पैसे वो पैसे हैं जो आपने बिजनेस के लिए लिए हैं। अब आपने मेरे से 1 लाख रुपया लिया है, आप उससे हर महीने 10,000 कमा रहे हो और मुझे तो उस लाख से कुछ भी नहीं आ रहा। इसमें आपको फायदा उठा रहे हैं ना, इसको हम इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर जाते हैं। क्या कंसिडर कर जाते हैं? अब अकाउंटिंग की जुबान में या बैंक की जुबान में या किसी की भी जुबान में लफ्ज इसके लिए इंटरेस्ट ही है। लेकिन हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स का इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ है कि क्या इसमें सूद, इसीलिए कॉन्सेप्ट है कि इस्लामिक बैंकिंग का आ गया आज के दौर में, एंड विच इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि आप एक हराम चीज को हलाल साबित करने के लिए झूठे फतवे गढ़ने शुरू कर दें या कान को इधर की बजाय उधर से पकड़ के कहें ये तो फर्क आ गया। नो नो। लेकिन मैं इस बात के जरूर हक में हूं कि जब अल्लाह ताला की तरफ से किसी काम में कोई गुंजाइश निकल रही है तो व्हाई डोंट यू डू दैट। एक आदमी आज के दौर में घर कैसे बना सकता है? वरना फिर वो क्या करेगा? जब आप उसको सलार, आप इधर नहीं बैठे थे, पिछले लोग मुझे नजर ही नहीं आते थे। जब उसके पास आप कोई रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे घर खरीदने का, और घर को खरीदना एक जरूरत बन चुकी है, तो वो क्या करेगा? अल्टीमेटली किसी ऐसे बैंक से वो अमेरिका जाएगा, किसी ऐसे बैंक से सूद लेगा जिस एक और निजाम की तरह चल पड़ेगा। तो स्कॉलर्स का इस पे वो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग चल रही है, कुछ बैंक्स क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज, आपने बैंक से लेना है ना कर्जा,
तो वो आपको इंटरेस्ट पे कर्जा नहीं देते। वो क्या करते हैं, कहते हैं आपने क्या चीज लेनी है इस पैसे से। आप कहते हैं जी मैंने माल खरीदना है बेचने के लिए, तो कहते हैं ठीक है माल हम खरीदते हैं, हम प्रॉफिट पे आपको माल बेच देते हैं, पैसे नहीं हम देंगे। तो आपने घर खरीदना है, चले हम घर कितने का आता है, 1 करोड़ का आता है, चले मैं 1 करोड़ का घर खरीद लेता हूँ और आपको मैं 1 करोड़ 20 लाख में बेच देता हूँ। अब ये अलाउड हो गया। अल्लाह ने भी कुरान में कहा कि मैंने आपको सूद हराम कर दिया, मैंने रिबा उसके लिए वैसे लफ्ज है। वो फिर जब किस्तें होती हैं, वो पैसे तुमने देने भी किस्तों पे, वो किस्त को भी वो किस तरह से कंसिडर करते हैं, वो कहते हैं अभी ये देखो 1 करोड़ 20 लाख का घर है, ये मेरा है ना, तुम्हारा तो नहीं है। तो जब तक तुम इसमें रह रहे हो और मेरा 1 करोड़ 20 लाख नहीं दे रहे, तब तक मुझे इसका किराया दे दो। किराए पे घर तो लेते हैं ना, तो अलाउड है ना। तो तुम मुझे ऐसा करो कि हर साल मैं तुम्हें ये 50,000 किराए पे देता हूँ कितने किराए पे दिया, तुम मुझे हर महीने 1.5 लाख रुपया देते जाओ, 50,000 तुम्हारा किराया एडजस्ट हो जाएगा, लाख रुपया वो जो तुमने मेरा 1,20 देना है उसका। अब तुमने 1,20 में से लाख रुपया दे दिया, तो अब 1 करोड़ 20 लाख का घर में से 1 लाख मुझे आ गया है, तो 1,19,000 मेरा लगा हुआ है, 1 करोड़ 19 लाख मेरा लगा हुआ है इस घर पे। तो तुमने भी तो 1 लाख दे दिया ना, तो थोड़ी सी तुम्हारी भी मलकियत आ गई है। तो वो किराए किराए के तुम भी फिर हिस्सेदार बन गए, वो किराया तुम्हें भी आना चाहिए। किराया 50,000 ही रहेगा, लेकिन अब उसी परसेंटेज के हिसाब से वो किराया तुम्हें भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपकी किस्त आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप देते हैं ना 50,000, फर्ज करें हमने किराया फिक्स कर लिया उस घर का। अब हमने 1 करोड़, फर्ज करते हैं कि वो घर था 80 लाख का या 90 लाख का, बैंक ने हमें 1 करोड़ में बेच दिया, राउंड फिगर हो जाएगी ना, बैंक ने हमें वो कितने में बेच दिया, 1 करोड़ में। अब बैंक कहता है आप मुझे 1.5 लाख दो पहले महीने, आपने 1.5 लाख दे दिया, तो इस 1.5 लाख में से 50,000 तो आपका वो चला गया जो रेंट था। पूरा का पूरा घर अभी बैंक का है, तो 50 के रेंट भी किसको जाना चाहिए, बैंक को जाना चाहिए ना। 1 लाख रुपया इसमें से आपने दे दिया, कौन सा, वो जो किस्त दे, उस 1 करोड़ में से लाख रुपया दे दिया। अब उस 1 करोड़ में से लाख रुपया रहा, उस वो जो 1 करोड़ में से लाख रुपया आपने दे दिया है, तो अब बैंक जो है वो 99% घर का मालिक है और 1% के मालिक आप हैं। अब 1% के मालिक आप हैं, तो अब आपने लाख रुपया तो बैंक को किस्त का देना ही देना है। लेकिन अब वो जो 50,000 आपका रेंट था, उसमें से भी 1% रेंट के हिस्सेदार आप हो गए, बाकी 99% रेंट किसको जाएगा, बैंक को। तो वो 50,000 में से देखें अब 1% रेंट कम हो गया ना अगले महीने। तो जैसे जैसे आप किस्त देते जाते हैं आपका रेंट रिड्यूस, यहाँ तक के एक वक्त आता है आप 99% घर के मालिक बन जाते हैं, बैंक बन रह जाता है 1% घर का मालिक। तो फिर उसी 50,000 में से सिर्फ 500 रुपया बैंक को जाता है रेंट उस आखिरी महीने में, बाकी सारा बैंक की ओर किस्त से होती है। सो दिस इज वन ऑफ द सिस्टम्स, गाड़ियां इस तरह से बिकती हैं और बड़े निजाम है। तो मैं मुख्तसरन कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें वो पता नहीं क्यों हमारे ज़हनों में ये बात बैठ गई है कि अगर इस मौजूदा दौर के बैंकिंग सिस्टम के साथ काम ना किया जाए तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। चारे हैं, बस हमें डर है कि पता नहीं हम, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। और भी चारे हैं काम करने के। मैंने आपको बताया पहले भी, सूरह इखलास के, सॉरी, जो सूरह नाज है, वो बड़ी खूबसूरत आयात है उसकी, कि आप अल्लाह ताला से वसवसों से पनाह हो। यही वसवसा होता है। मैं ऐसे ही सर चलते चलते एक सूरह एग्जांपल दे देता नास हूँ। एक सूरह आयत नहीं। तो ये मैंने सूरह ही कहा, मैंने क्या कहा, आ, आपने कहा कि प्यारी आयत है। मैं सूरह नाज के अंदर एक आयत है ना जिसके बारे में बात करने लगा हूँ, बड़ी प्यारी। हाँ, ओके। हाँ। अब आप देखें वो आजकल वो एक बड़े सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी ये ममदानी कोई लड़का है, कोई ममदानी है 33-34 लाख का, ये न्यूयॉर्क में ये मेयर बन गया है। आपको पता है क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या वो कोई इमाम है आज के दौर का? बहुत नेक आदमी है। मुसलमान कहने से क्या हो जाता है, मुंह से खुद को मुसलमान कहलाता हो, मंदिर भी जाता हो, क्लब भी जाता हो, शराब भी, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ वो करता है, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं ना, ऐसे भी तो लोग। तो क्या करें, इस वजह से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए मुसलमान है। हम्म। नहीं ना सेलिब्रेट, लेकिन आपको क्या क्या लगता है, अच्छा फिर चलो मुसलमान इस वजह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये यहूदी क्यों उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईसाई क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको? वहां न्यूयॉर्क में तो है ही 12% मुसलमान, बाकी सारा तो यहूदी और ईसाई है। वो इमिग्रेंट है ही नहीं, वो तो नेशनल है अमेरिका का। नहीं उसके अब्बा के जमाने से नेशनल है, अब्बा पैदा वो युगांडा में होता है, बड़े जमाने से इधर ही है वो, बचपन से इधर ही है, 7-8 साल का था मेरा ख्याल जब से आया वो। है भी इंडियन, अब्बा तो उसका इंडियन है। क्यों इतना आपको मैं अब बता रहा हूँ असल में लोग इसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, इसलिए फिल्में हिट होती हैं।
जो फिल्में सुपर हिट होती है ना, इसलिए होती है। क्यों होती है? पूरी दुनिया में ये बात तय है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जीतेगा वही जिसके पास पैसे हैं। ट्रम्प देखे ना, पैसे लगाए जी, जो मर्जी कर लें आप अपनी तकदीर, आप जैसे आजकल हमारे दौर में जो मर्जी कर लें, जो दिल करेगा एस्टेब्लिशमेंट का कर देगी सर, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं? कुछ करते ही नहीं, आप कहते हैं भागिए यार, पाकिस्तान से निकले यहाँ से, इधर क्या रखा है। बिलियनियर्स न्यूयॉर्क के उसके अगेंस्ट है, ना सिर्फ ये कि उसके हक में नहीं है, उसके अगेंस्ट है, पैसे खर्च रहे हैं, मल्टी मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है कि ये ना आए। सीधा प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, पूरी दुनिया में, ट्रम्प कह देना इमरान खान को आजाद करो, पीटीआई कह रही है इनको आजाद करना पड़ेगा। ट्रम्प कह देना पाकिस्तान ने जहाज कराए, तो इंडिया कहेगा हाँ जी कराए। ट्रम्प जो कहते हो जाता है, अमेरिका का सदर है, और ट्रम्प कह रहा है इसको नहीं बनने देना मेयर, मैं देखता हूँ ये कैसे मेयर बनता है, और वो मेयर बन गया। दुनिया इसलिए सेलिब्रेट कर रही है कि वो मायूसी जिसमें दुनिया घिरी हुई है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसमें कुछ हो जाता है। तो दुनिया को ये लगता है यार मेरी भी लाइफ में शायद चांस है चेंज आने का। अरे बेवकूफो, खुदा आपको बार बार कह रहा है जिंदगी में तुम्हारी में चांस ही चांस है। ये सिर्फ शैतान का वसवसा है जो तुम्हें ये यकीन दिलाता नहीं नहीं तुमसे ना हो पाएगा। यू कैन ऑलवेज डू एवरीथिंग, जस्ट कीप ट्राइंग। जब बिल्कुल अंधेरा नजर आए, कोई रास्ता ना नजर आता हो, उस वक्त खड़े रहना कमाल तो ये क्या कमाल हुआ कि आप जीत रहे हैं तो साथ खड़े हो गए। कमाल ये है कि जब नजर आ रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त आप खड़े हैं, इसलिए सिर्फ कि ये हक है। इस सारी बात को समेटते हुए वापस आता हूँ, हमें सिर्फ इंटरेस्ट से मुराद, हमारे पास और कोई वर्ड नहीं है, तो आपने इससे मुराद सिर्फ सूद लेने की जरूरत है आपको। बोरोइंग को हमने, अब हर सब्जेक्ट की कोई टेक्निकल टर्म होती है ना, जो अमाउंट बोरो की जाएगी, तो सबसे पहले ये आप ये समझ लें, उस अमाउंट का नाम होगा प्रिंसिपल अमाउंट। क्या नाम होगा उसका? प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी अमाउंट होती है? दी एक्चुअल अमाउंट दैट वाज लेंट और बोरोड। लेंड कब इस्तेमाल करेंगे लफ्ज? जब आपने दिया है किसी को। और बोरोड कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपने किसी से उधार लिया है। जो अमाउंट आपने ली थी या दी थी उसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। यू राइटिंग? यू शुड बी राइटिंग। ओके। इस प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो भी पैसे वापस करने होंगे उसको कहते हैं इंटरेस्ट। द एडिशनल अमाउंट पेड व्हेन रिटर्निंग द प्रिंसिपल अमाउंट, जब प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न कर रहे होते हैं, तो जो एडिशनल अमाउंट आप पे करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, उसको कहते हैं। यहां तो कोई कंफ्यूजन? लिख रही हो आयरीन? जरूर आप लिख रही हो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इंटरेस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है दो तरह का। इंटरेस्ट का बेटे एक तो आपने ये ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट हमेशा तय होता है परसेंटेज में। कैसे तय होता है? ये अमाउंट में नहीं तय होता, परसेंटेज ऑन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल अमाउंट पर जो परसेंटेज के साथ तय होता है। तो जैसे हमने बात की थी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पे, डिस्काउंट निकालेंगे सेल प्राइस पे या मार्क्ड प्राइस पे, तो हम जो है ये निकालेंगे, रेट। फिर सॉरी इंटरेस्ट निकालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट पे। एक सेकंड बेटे, मुझे एक वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम। चलिए इनको कहें अब किसी और जगह से, उनको किसी और डिवाइस से करना पड़ेगा, उनको बताएं बेटे फिर इस तरह तो नहीं करना था ना आपने। तो अब उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी या वो किसी और डिवाइस से करेंगे, ये कुछ देर के लिए इनको नहीं आने देंगे इस डिवाइस से। वो नाम अपना मुनासिब नाम के साथ भी आते हैं ना, किसी अपने नाम से नहीं भी आते तो मैं अलाउ कर देता, बेशक ये मैसेज उनको फॉरवर्ड करता।
वी गुड सो फार? अब इंटरेस्ट की परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होगी हमेशा? प्रिंसिपल अमाउंट पे। किस पे कैलकुलेट होगी? अच्छा जी। अब जरा देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक आदमी है, उसने, अच्छा एक और चीज इसमें देख लेते हैं। एक तो इसका परसेंटेज प्रिंसिपल अमाउंट पे होगी, दूसरा आप ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा परसेंटेज जो होती है ये होती है पर एनम। क्या होती है? पर एनम का क्या मतलब है? पर ईयर। ये हमेशा कैसे कैलकुलेट होती है? यानी इफ इंटरेस्ट रेट इज 6% पर एनम, इट मीन्स the amount, the principal amount increases by 6% after one whole year। एक पूरा साल गुजरने के बाद ये होता है कि ये 6% का इजाफा होता है। साल पूरा नहीं गुजरा तो 6% का इजाफा भी ये साल पर है। इसीलिए आप देखेंगे आजकल बैंक्स जब आपको एडवर्टाइज करते हैं चीजें, तो बैंक्स क्या करते हैं? सिर्फ 1% पे आप कर्जा ले लीजिए, इस पे ले लीजिए, या 1.5% पे कर्जा ले लीजिए। तो जब आप देखते हैं अच्छा 1% पे कर्जा, तो आपको तो लगता है 1% बहुत कम है, लाख रुपए पे आपने 1000 ही देना है। लेकिन वो साल स्टैरिक लगा के साल लिख देते हैं, दिस इज पर मंथ। तो असल में साल का इंटरेस्ट रेट क्या बन जाता है? 12%। क्या बन जाता है? बैंक खुद, ये जो लोग सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं ना, बैंक को पैसे दे देते हैं, बैंक को कहते हैं प्रॉफिट देते रहो, प्योरली इंटरेस्ट वाला जो काम करते हैं, सूद वाला काम जो करते हैं, अगर वो चेक करें बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, बैंक के लिए पैसे जो रुपए जो हैं वो एक कमोडिटी है। कमोडिटी समझते हैं? प्रोडक्ट है खरीदने बेचने की। बैंक क्या करता है? एक बंदे से लेता है 1000 रुपया या 1 लाख रुपया, एक बंदे से लिया, उसको कहा मैं तुम्हें साल का 6000 दूंगा। ये मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट 10% के करीब ही चल रहा है साल का। लेकिन आम रूटीन में क्या होता है? बैंक बाकी मुल्कों में जैसे चलता है, बैंक ऑन एवरेज 2, 3, 4% साल का इतना पैसे पे करता है। यानी किसी ने 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराया हुआ है सेविंग्स अकाउंट में, तो उसको 4-1 लाख उसके बैंक में इजाफा हो जाएगा उसके अकाउंट में साल बाद। वही 1 करोड़ जो बैंक ने किसी से लिया हुआ है कि आप मेरे पास साल के लिए रहने दें, मैं साल बाद इसमें 4 लाख का इजाफा कर दूंगा, वही 1 करोड़ रुपया बैंक ने संभाल के क्या करना है? अंडे देने हैं उस पैसे ने। 4 लाख कहाँ से आना है? बैंक ने वो 1 करोड़ किसी और को उधार दे देना है, उसको बैंक ने 12% पे देना है। उसको कितने पे देना है? उसको कहना है साल बाद तुमसे 1 करोड़ 12 लाख लेंगे वापस। अब आप सोचें, बैंक ने किसी से 1 करोड़ लिया था, उसको 4 लाख पे करना है, वो 1 करोड़ लेके किसी और को दे दिया, उससे 12 लाख लेना है, तो बैंक को 8 लाख का प्रॉफिट हो गया। दुनिया इस काम पे चलती क्यों है? क्योंकि बैंक कहता है जो रूल तय है मैं उस रूल पे खड़ा हूं, हिलूंगा नहीं। मेरा मसला है कि मैंने पैसे कहां से इकट्ठे करने हैं वापस, आपको जब आपके पैसे देने हैं मैंने वापस देने हैं, राइट? तो दुनिया में ऐसा कम एक आधी दफा ही होता है 100 साल में कि जब बैंक बिल्कुल ही डिफॉल्ट के पास चला जाता है, फिर बैंक को सेटलमेंट्स वगैरह जो भी चलता है। एनीवेज, इंटरेस्ट की समझ आ गई क्या होता है इंटरेस्ट? अब आप देखें यहाँ पर ना दो तरह की सोच डेवलप हुई। एक बंदा वो था, कहता यार मैंने आपको दिया है 1 लाख रुपया, मैंने आपको दिया था एट द रेट ऑफ, ये इसको समझ गए? ये सिंबल जिसको हम एट द रेट ऑफ पढ़ते हैं, ये असल में किस लिए? ये असल में ऐसे इसके लिए बना हुआ था। मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए एट द रेट ऑफ 6%, और ये आपने समझ लेना है कि हमेशा ये इंटरेस्ट का लफ्ज जब होगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ आगे, तो उसका मतलब क्या है? ये पर ईयर की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अकाउंटिंग वाले इसके लिए लफ्ज पर एनम लिखते हैं, आप में से जो बिजनेस वाले उन्हें पता होगा, मैथ्स में ये लफ्ज हमेशा पर ईयर लिखा नजर आता है हमें। लेकिन मैं दोनों लफ्जों से आपको फेमिलियराइज करा दिया। मैं, एक बंदा कहता है यार मैंने तुम्हें 1 लाख दिया था 6% पर ईयर के हिसाब से, तुमने पहले साल मुझे क्या किया? साल के एंड पे 1 लाख रुपया देने की बजाय तुमने कहा यार मैं अभी तुम्हें नहीं देता, मैं अगले साल दूंगा। तो साल के बाद तुमने मेरे देने थे 1,06,000 रुपए, तुमने मुझे 1,06,000 रुपए नहीं दिए। ये हो गया, फर्ज कर लेते हैं ये हुआ है 1998 में, तो 1999 में क्या हुआ? 1,06,000 रुपया हो गया।
अब तुमने मुझे वो 6,000 नहीं दिया, तुमने कहा साल और चाहिए, मैंने 1 साल और दे दिया, तो अब वो अमाउंट कितनी हो जानी चाहिए? 6% वही रेट चल रहा है, तो 1,12,000 हो जानी चाहिए, राइट? कितनी हो जानी चाहिए? तुम 3 साल बाद वापस देते हो, अगर 2001 में वापस देते हो, तो वो अमाउंट कितनी हो जानी चाहिए? 1,18,000, राइट? क्योंकि हर साल क्या हो रहा है, आप 6% उसके अंदर, और बैंक्स करते भी ऐसे ही है यूजुअली। क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा लाख रुपए आप अपने पास ही रखो, हमें ना दो, 6,000 जो हमारा इंटरेस्ट बनता था वो हमें दे दो, हमें हमारा 6,000 वापस दे दो, बाकी अपने पास रखो, कोई बात नहीं, अगले साल फिर 6,000 दे देना, 6,000 दे देना। ये आईएमएफ वगैरह के साथ जो पाकिस्तान के मसले हैं, वो यही मसले हैं। वो इंटरेस्ट की अमाउंट बढ़ बढ़ के इतनी बन जाती है, हमसे इंटरेस्ट ही नहीं दिया जा, हम किस्त जब बैंक की जमा कराते हैं तो हमने इतने साल इस्तेमाल कर लिया होता है कि वो इंटरेस्ट की अमाउंट ही, अब सोचे ना, आखिर ये 12 साल बाद अगर ये हर में साल उसको 6,000 नहीं देता, तो 12 साल बाद 96,000 तो ये बन जाएगी अमाउंट, 96,000। तो इतना तो कर्जा है जितना उसकी अमाउंट है, तो वो कर्जा देगा कि वो कहेगा अच्छा यार ये इंटरेस्ट की किस्त, यू अंडरस्टैंड दिस? एक बंदा था जिसने ये अप्रोच रखी, उसका बच्चा बड़ा हुआ, वो कहता अब्बा तुम क्या खराब कारोबार करी जा रहे हो, देखो 1999 में इसने तुम्हें पैसे देने थे 1,06,000, क्या इसने तुम्हें 6,000 वापस दिया? नहीं। तो अब्बा फिर 2000 में भी तुम इसको अगर 6,000 ही ऐड करोगे तो तुम बड़े नालायक हो। अब्बा तुम्हें अब जो 6% कैलकुलेट करना है, वो 6% तुमने कैलकुलेट करना है एट 106,000। तो तुमने अब 1,06,000 पे 6% कैलकुलेट जो करना है, वो कैसे कैलकुलेट करना है? 1 लाख पे नहीं, 6,000 कैलकुलेट करना। अब तुमने 1,06,000 पे 6% कैलकुलेट करना है। 1,06,000 का 1% बनता है 1060 रुपए। कितने बनते हैं? तो ये बन जाता है मेरे पास 6,360 रुपए। तो वो कहता है 1,12,360 रुपए अब इसकी अमाउंट बननी चाहिए। और इसी तरह अगले साल 2001 में भी आपकी अमाउंट 1,18,000 नहीं बनेगी, ठीक है? 1,18,000 नहीं बनेगी, 1060 ही था 1%, 3,000, मैंने मेरा ख्याल कुछ गलत कैलकुलेट कर लिया ये, दिस इज रॉन्ग अमाउंट, मेंटली कर रहा था, गलती होगी मेरे से। 1060 रुपए बनते हैं 1%, तो मुझे 6% निकालना है, तो 6,360 रुपए बनते हैं। 6,300, ठीक है जी, 1,12,360 ही बनता है, राइट? अब इसका 1% कितना होता है? इसका 1% होता है 1123.60 रुपए, 1123, तो वो 6600 समथिंग बन जाएगा, यानी ये क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली 1,19,000 बन जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आप सोचें, जब ये बढ़ता जाएगा और जब ये बढ़ता जाएगा, क्या दोनों इक्वल होंगे? नहीं ना, इनकी कैटेगरीज भी अलग बनाई गई, कोई ध्यान नहीं। इसका नाम रखा गया सिंपल इंटरेस्ट। आगे चलते हैं। सुनिए जी, अब हमारे पास दो इंटरेस्ट आ गए, एक का नाम हमने क्या रखा? सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा क्या नाम रखा? अब आप गौर करें कि अगर मैं इनको ग्राफिकली डिस्क्राइब, अब आपको पता लग गया होगा मैंने ग्राफ बीच में क्यों थोड़ा सा उठाया। अगर हम ग्राफिकली डिस्कस करें, तो जैसे, और यहाँ टाइम हो और यहाँ पर अमाउंट हो, और मैं ग्राफ सिर्फ किसका बना रहा हूँ? इंटरेस्ट का, और ईयर्स किसका ग्राफ बना रहा हूँ? आप देखें जैसे जैसे साल बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट की वैल्यू भी फिक्स्ड बढ़ती जा रही, लिनियर रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? कांस्टेंट इंक्रीज है, पर यूनिट टाइम कांस्टेंट इंक्रीज है। यहां तो कोई प्रॉब्लम? लेकिन अगर मैं यही ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट, एक सेकंड बेटा, इंटरेस्ट लिखो, आई ओवर रुपीज, यही मैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का बनाने लगता हूं, तो आप देखें जैसे जैसे साल गुजरते हैं इंटरेस्ट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। यस, बढ़ती जाती है कि नहीं? ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसको मैंने आपको याद हो शायद कहा था कि एक होती है लिनियर ग्रोथ, मैथ्स की जुबान में दिस इज कॉल्ड लिनियर ग्रोथ, इसको मैंने फिजिक्स में भी टच कराया आपके साथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या कहते हैं इसको?
यहाँ तो कोई कंफ्यूजन बच्चों? लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पता लग गया, और आपको ये भी पता लग गया ना कॉन्सेप्चुअली कि ये क्या चीजें होती हैं। अब जरा देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट और इनके लिए फिर, और सिंपल इंटरेस्ट को क्या हम टिक टैक टो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? क्या हम टिक टैक टो वाला मेथड कंपाउंड पे अप्लाई कर सकते हैं? नो, कंपाउंड पे ये मेथड अप्लाई, इसीलिए हम अगर फॉर्मूला की सीक्वेंस में, फॉर्मूला की टर्म्स में बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या है? फाइनल अमाउंट एफ इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100, और यहां पर टी, स्मॉल टी ले देता हूं, चलो। एक काम करता हूं, लेट मी यूज डिफरेंट कलर्स फॉर ऑल ऑफ दिस। बेटे जी जी, मैं अभी जाता हूँ उसके ऊपर, लिख ही देता हूँ, चलो। एक काम करते हैं बेटे, पी को ब्लू से लिख लेते हैं, याद रखने में आसानी होगी। आर को ऑरेंज से लिख लेते हैं, याद रखने में आसानी होगी। टी को ग्रीन से लिख लेते हैं। क्योंकि आर को ऑरेंज से लिखा है, तो जो नीचे 100 है इसको भी ऑरेंज से लिख लेता हूँ, और इंटरेस्ट को रेड से लिख लेता हूँ। अब जरा सबको एक एक दफा डिस्क्राइब कर देता हूँ। आई होप आपको पता है कि इसके अंदर आई इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। प्लीज इधर ही तवज्जो, मैंने ब्रेक इसीलिए दी थी, मैंने क्लास में नहीं, आई डोंट वांट एनी डिस्कशन इन क्लास। पी क्या है बेटे? इट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। आर क्या है बेटे? आर इज द रेट पर ईयर। 100 क्यों लिखा है बेटा आर के नीचे? अब ये इसकी वजह यहीं पे बता देता हूँ। परसेंटेज का असल में मतलब ही क्या होता है? 1/, तो रेट अगर 6% है, दैट इज 6/, इसलिए ओवर 100 का, तो मैंने इसीलिए पी आर के नीचे 100 लिख दिया, ठीक है। और टी से मुराद क्या होगा बेटे? याद रखिएगा, टाइम इन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि दिस विल ऑलवेज बी टाइम इन ईयर्स। टाइम किस में होगा ये? अगर रेट ईयर्स में दिया है तो टाइम भी ईयर्स में ही होगा। हाँ, कभी आप फ्यूचर में बड़े होंगे और कहीं आपने मंथली रेट्स देखेंगे तो फिर टाइम भी मंथ्स में ले लेंगे, ठीक है। अब उसकी तरफ भी चलते हैं। नीचे दिख नहीं रहा, ये लो, पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद ज्योग्राफी बेटे उधर चल रही है। आपको मैंने रोका कि आप ज्योग्राफी की बजाय मैथ्स की क्लास में। बेटे ये लाइट ऑफ कर दो जरा, फ्रंट वाली, ये लाइट ऑफ कर दो। Sir, can you tell us लाइट वाले again why दोनों, लाइट you वाले put only 100 on R instead of all of it? जस्ट टू हाईलाइट के 100 इज बेसिकली अंडर आर, इट वाज परसेंट, रेट परसेंट होता है ना, परसेंट का मतलब पर 100 होता है। तो आप सबके नीचे भी लिखें, को फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वांट यू टू हैव दिस कॉन्सेप्ट कि ये नीचे 100 आ क्यों रहा है। Okay. आपने लिख लिया है जामा? क्यों नहीं लिख रहे? क्या? नहीं, देख देख के साथ लिखो, एंड पे ना लिखो, अभी लिखो देख देख के साथ। बलाज, पीछे जाके बैठ जा जरा बुकर के साथ, काम कर शाबाश। वी गुड सो फार। अब दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, फिर से क्या करते हैं,
इसको एफ को रेड से लिख लेते हैं, इक्वल्स टू पी को फिर से ब्लू से लिख लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो आपको। वन प्लस आर को लिख लेते हैं फिर से ऑरेंज से, पहले भी ऑरेंज से किया था। अगेन ओवर 100 आपको पता लग गया होगा कि क्यों लिखा गया, और टी को फिर से ग्रीन से लिख लेते हैं। एफ इज इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट, या इसको कह लें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो प्लस इंटरेस्ट, इससे ये आंसर निकलेगा। पी तो आपको पता ही है, पी इज इक्वल्स टू योर प्रिंसिपल अमाउंट, और आर भी आपको पता लग गया है, आर इज योर रेट पर ईयर। और टी हमारे पास जो है वो क्या है, टाइम, चूंकि ऊपर रेट पर ईयर था तो टाइम भी इन ईयर्स ही लिखना है। अब ये वन प्लस क्यों किया गया, सॉरी मुझे ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, आई डोंट वांट यू टू, ये दिस इज गोइंग टू बी द ओनली पार्ट इन मैथ्स जिसको मैं कहूंगा एज इट इज फॉर्मूला रटा मार लो। लेकिन जस्ट टू नॉक द आइडिया ऑफ के, शायद मुझे पता नहीं है, जस्ट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ शो ऑफ, उत्तर 1 + R/100 इसलिए होता है, असल में ये R+1 ये इनका एलसीएम लेके ओवर होल 100 था, असल में ओवर होल 100 था। आपको याद होगा परसेंटेज इंक्रीज में हमने कहा था कि अगर एक्चुअल वैल्यू को 100% लें तो जब आपने इंक्रीज्ड वैल्यू लेनी होती है तो वो एक्चुअल को 100% प्लस इंक्रीज 10% आया तो उसको 110% लेते हैं। टिक टैक टो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ऐसे किया हुआ है कि न्यू वैल्यू को फिर 110% लेते हैं, राइट। तो आप देखें ये पी मैंने बाहर कॉमन निकाला हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट को बाहर निकाला हुआ है। सो देयर इज सम बिट ऑफ मैथ्स इन्वॉल्व हियर जो आपने अगले सालों में जाके पढ़ना है, शायद ओ लेवल और आईजीसीएसई में ये वाले मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम या ऐसी कुछ चीजें वो आगे जाके आप पढ़ेंगे। सो वी आर नॉट गोना डिस्कस दैट, ऑल वी नीड टू डिस्कस राइट नाउ इज कि जनाब ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। वी गुड सो फार, आर वी क्लियर सो फार। अपने जहन में ड्रिल कर लीजिए कि टाइम इन ईयर्स, इधर देखो महरूर, प्लीज इधर तवज्जो दो, अपने जहन में ये बात ड्रिल कर लीजिए 100% कि आपका टाइम इन ईयर्स है। मिशेल क्या दिखा रही है इसको, काम कर, टाइम किस में है, क्यों नहीं, काम कर, काम किया है? Sir, how will we figure काम out करो, if we have to find simple interest or compound interest? वो क्वेश्चन में आपको बताएंगे। यहाँ देखो प्रॉब्लम, वे गुड सो फार, कोई मसला किसी को? अब इस सारी बात से आपने कैप्चर क्या करना है, लिनियर ग्रोथ के लिए हमने क्या यूज करते हैं, यस, बट जनरली लिनियर ग्रोथ के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हमेशा, टिक, जब भी लिनियर ग्रोथ नजर आएगी या लिनियर डिक्रीज नजर आएगा या लिनियर इंक्रीज नजर आएगा या लिनियर, लिनियर कौन सा इंक्रीज डिक्रीज है, जिसमें जितना इजाफा टाइम में हो रहा है उतना ही इजाफा दूसरी क्वांटिटी में भी हो रहा, जो भी उनका आपस में फैक्टर है, जो भी आपस में मल्टीपल है, जितना एक में इजाफा हो रहा है उतना ही इजाफा दूसरे में भी गुड सो फार। लिनियर ग्रोथ में टिक टैक टो लग सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में टिक टैक टो, तो अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, तो क्या हर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए फॉर्मूला लगाया जा सकता है या नहीं, मेरा सवाल है। तो उसका जवाब क्या है, यस, फॉर एवरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कंक्लूजन आपने क्या निकालना है, फॉर एवरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जब भी आपको कहीं पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ निकल नजर आए
फॉर एवरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिलेशनशिप वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। अब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां पे हमारे पास किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, किसमें, नहीं ध्यान यार, लिख भी नहीं रहा। जहां भी कहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, साल का प्रॉफिट कमाती है 10 लाख रुपया, अगले साल भी प्रॉफिट कितना कमाती है, अगले साल भी कितना कमाती है, तो इसकी लीनियर ग्रोथ है। लेकिन अगर कोई और कंपनी है जो पहले साल 10 कमाती है, अगले साल 12 कमाती है, उससे अगले साल 15 कमाती है, तो ये, तो आप उसको इस पे फॉर्मूले पे अप्लाई कैसे करेंगे, जो ओरिजिनल उसकी इन्वेस्टमेंट थी कंपनी में, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर कर लेंगे, राइट, उसको कंसिडर कर लेंगे, और जो जितने साल का कारोबार है वो टाइम में आ जाएगा, और जिस परसेंटेज से वो कर रही है, बूम कर रही है, क्योंकि उसने 10 लाख जो प्रॉफिट कमाया था वो इन्वेस्टमेंट में ऐड होता जा रहा था, उसको आप अपने रेट में लिख लेंगे। कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, एक चीज और समझ लीजिए प्लीज, इसको फुटनोट बना लीजिए बेशक। दिस फॉर्मूला कैलकुलेट्स इंटरेस्ट। ये क्या कैलकुलेट करता है, इसका मतलब है अगर आपसे वो फाइनल अमाउंट पूछें तो आपने इंटरेस्ट को ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके आंसर देना है। क्या करना है, ओरिजिनल अमाउंट में ऐड करके। और ये वाला जो फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला सर सर, ये कैलकुलेट्स, लास्ट बात दोबारा। एक मिनट, दिस फॉर्मूला कैलकुलेट्स, ये क्या कैलकुलेट करता है, ये वाला फॉर्मूला फाइनल अमाउंट, ये क्या कैलकुलेट करता है, अगर इस फॉर्मूला के तहत वो आपसे पूछे कि इंटरेस्ट कितना है, क्या कितना है, तो आप फाइनल अमाउंट में से ओरिजिनल अमाउंट माइनस करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखो ना, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है तो आपके पास आंसर तो एफ का आएगा ना, एफ तो फाइनल अमाउंट है। आपसे पूछा उसने लेकिन इंटरेस्ट है, क्या पूछा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया है इसने, इसने कमाई कितनी की है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आप फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये ऊपर वाले पैसे मैंने एक्स्ट्रा कमाए। यहाँ तो कंफ्यूजन। और ये जो लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या हुआ है, कैलकुलेट आप इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, मुझे बताओ कमाई के बाद अब मेरे पास कितने पैसे हैं, फाइनल अमाउंट क्या है मेरे पास, तो आपको इसमें ये वाला वैल्यू ऐड कर देनी। वी गुड सो फार? अब वो कर, पहले आप पूछ लें फिर मैं किंजा से पूछता हूँ वो क्या कह रही है। जी जी, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला है वो फाइनल अमाउंट निकालता है। जी बेटे, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसमें हमेशा न्यू वैल्यू के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, ये राइट साइड वाला। ठीक है जी, हर दफा परसेंटेज न्यू वैल्यू पे कैलकुलेट, उसमें ओरिजिनल पे ही हर दफा परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, सिंपल। जी किंजा, आप कुछ जल्दी से ले आ, जो खाने को लेना, तेरा ध्यान नहीं है कमाई काम में। अच्छा किंजा, आप कुछ सर पूछने जो थी पूछ आप रहे हैं। ऐड सर जो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला कह रहे थे वो मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं, बार बार आवाज कट हो। मैं कह रहा हूं कि अगर वो आपको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट है, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इफ दे आस्क, अब फॉर्मूला तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, और फाइनल अमाउंट, अगर वो आपसे फाइनल अमाउंट पूछें, आप क्या करते हैं, फाइनल अमाउंट किसके इक्वल होती है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट का। और इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अब इसमें आप क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, फाइनल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वो आपसे इंटरेस्ट पूछ सकते हैं। इफ दे आस्क फॉर, अगर वो आपसे पूछेंगे इंटरेस्ट की वैल्यू सिर्फ बताओ, आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट करने के लिए क्या बनता है, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। यानी आप अगर गौर करें तो इसी फॉर्मूले की, लेफ्ट वाले फॉर्मूले की ही एक दूसरी सूरत है राइट वाले साइड। यहां तो कोई कंफ्यूजन?
अब एक दफा फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, वो क्या है जी? जी लिखने चले, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। मिशेल, जो लोग नहीं आए उनकी सबकी मुझे बारी बारी कहीं को रीजन पता लग सकती है, क्या क्या रीजन? कहीं कोई बात हुई है सर की उनसे, किसी से कहीं लिखा है क्या क्या वजह है इनके ना आने की? मुझे जरा मैसेज करो कि फलां फलां बच्चा इस वजह से नहीं आया। फोन उधर है, मेरा फोन ले लो, ले लो। हम्म, ले लो। आर वी क्लियर सो फार? लिख लिया सबने ये? अब जरा बिल्कुल तवज्जो से देखिएगा, मैं दोबारा से आपके सामने एक टॉपिक लिख रहा हूं, विच इज एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल वेरिएशन। अब मैंने वर्ड क्या लिखा है? ये न्यू वर्ड आपकी डिक्शनरी में इजाफे के लिए। वेरिएशन का क्या मतलब है? वही जो अब तक बार बार पढ़ रहे थे, चेंज इन वन कॉज्ड बाय द अदर। एक में जो चेंज है जो दूसरे की वजह से। वापस आ जाओ भाई, वापस। चेंज एक में जब आता है दूसरे की वजह से तो उसको वेरिएशन कहते हैं, उसको कहते हैं। और वो वेरिएशन दो तरह की होती है, या होती है, हमदान गया था भाई, इतना लंबा पानी तो नहीं होता, वापस भेजें। या वो वेरिएशन होती है लीनियर, या वो वेरिएशन होती है एक्सपोनेंशियल। मेरा इस वक्त आपके साथ फोकस क्या है? एक्सपोनेंशियल पर। तो जो एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है इसकी भी दो टाइप्स हैं। इसकी कितनी टाइप्स है बेटे? एक को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरे को कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक की वजह से दूसरा इस तरह से ग्रो करे, जैसे ये मैंने लाइन आपके सामने ड्रॉ कर दी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक की वजह से दूसरा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करे। यानी आपका बेड़ा गर्क हो रहा है तो वो भी ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है, एकदम ही बेड़ा गर्क भी ऐसा हो रहा है। बल्कि इससे बेहतर है ये वाली बनाऊं। जी। अंडा आगे खाओ जो भी खाना है। वी गुड सो फार? जी। चेंज आता है ना जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो चेंज आता है ना, उसको वेरिएशन भी मैथ्स की जुबान में कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये वाली अजान सुन के अगली बात करेंगे, ठीक है? मैं नीचे सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूला कॉपी कर लें। Shut up. गुड सो फार? हाँ जी। डिक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज, उसको ग्रोथ की जगह लफ्ज इंक्रीज भी लिखा जा सकता है।
जी मैंने भी यही कहा, सिर्फ एक फर्क है दोनों में, क्या? माइनस का। क्या फर्क है? उसमें प्लस होता है और इसमें, जैसे आप लॉसेस अपने रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियल होता है। अब आप देखें ना, आपके जब हेयर फॉल होता है वो लीनियर होता है कि एक्सपोनेंशियल होता है? जब बंदा गंजा होने पे जाता है, लीनियरली गंजा होता है कि एक्सपोनेंशियली होता है? लीनियर होता है। लीनियर का मतलब है हर फिक्स टाइम में फिक्स अमाउंट ऑफ बाल गिर रहे हो, लेकिन जब बाल गिरने शुरू होते हैं तो एक्सपोनेंशियली होता है, विद इन डेज बंदा गंजा हो जाता है। मैं अभी हो गया हूँ आपके ख्याल में? ठीक, शुक्र करो अल्लाह का क्लास में लड़कियां भी हैं, वरना नहीं तो मैं बताता आपको। जी जी, मैं इसी तरह की कोई बात थी मैंने भी करनी। हम्म, सीधे हो जाओ। यहाँ तक को प्रॉब्लम। अब जरा गौर करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट क्यों हो रहा है। अब देखिए, मैं जब भी आपके साथ बात कर रहा हूं तो हम सब बातें हाइपोथेटिकल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वापस जाते हैं हम कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आपको आज इंशाल्लाह मिलेंगे, जो आपका होमवर्क होगा, इंक्लूडिंग जो ऊपर दो टॉपिक छोड़े हैं उसके अलावा। ठीक है, अब जरा थोड़ा देर वापस पीछे जाते हैं, शुरू के दिन पे जा रहे हैं वापस। शुरू के दिन में हमने कहा था नंबर्स क्या होते हैं। आपने कहा जी ये सिंबल्स हैं। किस चीज के सिंबल हैं ये? क्वांटिटीज के, क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप सोचें, एक बंदा है, केव मैन है, क्या है? शुरू में पता है वो ऐड कैसे करता होगा? शुरू में वो ऐड ऐसे ही करता होगा ना, जब आप उसको 2+3 कहते होंगे, तो वो जो बच्चों को हम कहता, 2 इन माई हैंड, 3 इन माई हेड, 4 3 4, ऐसे ही करता होगा ना। शुरू में वो ऐसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट करता होगा चीजों। ग्रेजुअली उसने चीजों को सीखा होगा कि इनको मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता। ये मल्टीप्लीकेशन कितनी देर बाद हुई होगी आपके लिए? देखे टायर, जो टायर है आपके लिए कितनी यूजुअल चीज है। फर्ज करें एक जमाना ऐसा गुजरा जब इंसान ने टायर देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं, कभी तस्वुर ही नहीं किया सर्कल की शेप का। मूवमेंट में यस, चांद सूरज देखे हैं, लेकिन कुछ सर्कुलर बॉडी मूव करती, लेकिन ना उसने मूव करता हुआ देखा किनको है? गधों को, घोड़ों को, कचरों को, जानवरों को, खुद इंसानों को। क्या वो सर्कुलर मूव करते हैं, रोल करते हैं? उसने पत्थरों को भी गिरते देखा होगा, लुढ़कते देखा होगा ना पत्थरों को। तो एट बेस्ट उसके जहन में ये आया होगा कि यार इंक्लाइंड या डिक्लाइंड सरफेस पे जब मूव करते हैं तो तेजी से मूवमेंट हो जाती है। क्या जमाना आया होगा जब उसने फाइनली डिसाइड किया होगा कि यार ये जो सर्कुलर मूवमेंट है ये जरा ज्यादा आसान है। उसको कोई ऐसा पत्थर नजर आया होगा जो थोड़ा सा बेजवी होगा, ओवल सा होगा, और फिर चलते चलते इवॉल्व होते होते उसने प्रॉपर सर्कल की तरफ चला गया होगा। कितनी एक तरक्की हुई है। एक जमाना ऐसा गुजरा जब आग देखी ही नहीं है इंसान ने। सूरह यासीन में अल्लाह ने बताया कि आग का इनाम भी अल्लाह ने दिया है। कैसे खाता पीता होगा, कैसे उसने डिस्कवर किया होगा। वो जिस फेज से गुजरा है उस फेज से ये नंबर्स की में भी तो गुजरा होगा। क्या जमाना होगा जब आपने 2+2+2 को फाइनली सीखा होगा, दिस इज 3 × 2। वो एग्जाम्पल, टेबल्स वाली एग्जाम्पल। एक जमाना, कितना लंबा जमाना गुजरा होगा जब इंसान मल्टीप्लीकेशन में इसी तरह करता होगा। 3 1 × 3 होता है, 3 2 × 3 4 5 6 होता है, 3 3 × 7 8 9 होता है। और वो ऐसे ही करते करते 9 का टेबल भी वो पढ़ता होगा। 9 होता है, 2 होता है, 18, वो ऐड करके देखता होगा ना। 9 3 टाइम्स कितना होता है? 20। और फिर कितना जमाना गुजरा होगा जब किसी ने ये डिस्कवर किया होगा यार इसको तो इधर 9 पे तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं। तुम क्या करो, तुम लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई डोंट नो आपके साथ जिंदगी में क्या हुआ है, यकीन कीजिए जब हम बचपन में टेबल्स लिखते थे, नोबडी टोल्ड मी 9 का टेबल ऐसे लिखा जा सकता है। और जब पहली दफा मैं वैसे ही 9 का टेबल लिखता था, जब पहली दफा ये ऑब्जर्व किया होमवर्क करते हुए, यार ये तो ऐसे लिखा जा सकता है, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। आप सोचें कि तब क्या जमाना गुजरा होगा, कैसी एक फीलिंग होगी डिस्कवरी की।
अच्छा 9 का टेबल। अब आप सोचें क्या यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही? प्रोसेसिंग। लेकिन कंप्यूटर के जमाने में बताइए कौन सी प्रोसेसिंग आसान है? ये कंप्यूटर के लिए करना आसान है या इंसान का दिमाग के मॉडल पे ही कंप्यूटर बनाया गया ना? क्या काम दिमाग के लिए ज्यादा आसान है, ये वाला या वो वाला? वो वाला कि मैं ऐड कर करके करूं। 9 का टेबल लिखने के लिए बात हो रही है, सब टेबल्स के लिए नहीं हो रही, 9 के टेबल के लिए। ये वाला। आप देखें इसके अंदर ये जो 1 2 3 4 करके लिखा है, 9 का टेबल लिखने में दिमाग को लेस स्ट्रेस मिला। 9 का टेबल लिखने में दिमाग को काम क्विकर हो गया। इसके बारे में क्वालिटीज देते हैं, लेस स्ट्रेस, क्विकर वर्क। कौन सी खातून घर में ज्यादा पसंद की जाती है, जो काम जल्दी करती है, जो काम आहिस्ता करती है? अच्छा फर्ज करते हैं दो लड़कियां हैं, एक का नाम ए है, दूसरी का नाम बी है। ये ए जो है ये काम करती है क्विकली, ये करती है काम स्लोली। लेकिन ये जो ए है ये हर काम करती है गलत, और ये हर काम करती है राइट। दोबारा से आते हैं, फर्ज करते हैं दो लड़कियां हैं। मैंने क्या कहा था रीम? आइदर इट ब्रेक और क्लास। फर्ज करते हैं दो लड़कियां हैं, एक का नाम है ए, दूसरी का नाम है बी। एक काम करती है तेजी से, एक काम करती है स्लो। सिर्फ यहीं तक हमें पता है। किसको प्रेफर करेंगे, ए को के बी को? ए को, क्योंकि वो काम जल्दी करती है, क्योंकि वो काम, फर्ज करते हैं थोड़े दिन बाद रियलाइज होता है यार ये काम तो जल्दी करती है लेकिन काम सारे खराब करती है, और वो काम स्लो करती है लेकिन काम ठीक करती है। किसको प्रेफर करेंगे आप? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्यूरेसी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर स्पीड। एक आदमी है बहुत तेज गाड़ी चलाता है लेकिन उसको गाड़ी कंट्रोल ही नहीं करनी आती, उसको हम देंगे रेसिंग कार? या उसको देंगे जो निस्बतन स्लो चलाता है लेकिन कंट्रोल अच्छा? जहाज पे आपने बैठना है, किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? आप शायद समझे नहीं मैंने क्या कहा। जहाज पे बैठना है, सफर करने जाना है, गाड़ी पे नहीं बैठना। बस मैं तुझे बता रहा हूँ, डोंट टेक अ चांस। ठीक है, बस मैंने कहा ना, देख जितना कवर हो सकता था मैंने कवर कर दिया। अब सोच लेना। नहीं ना, फर्क है ना पुत्र, मैं उस्ताद हूँ तो शिगिर्द है, फर्क तो रहेगा। बस ठीक है जी, ठीक है, ये तुम इस पे फोकस कर लें वापस। दोबारा से फिर पीछे जाना पड़ा फिर से। स्पीड इज इंपॉर्टेंट एज लॉन्ग एज एक्यूरेसी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। स्पीड इंपॉर्टेंट है अगर एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज। अब आप बताइए 9 वाला मॉडल आप अप्लाई करेंगे तो आपकी क्या स्पीड की वजह से एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है? नहीं हो रही ना, एक्यूरेट आंसर आ रहा है ना। तो यहां आप क्या करेंगे? स्पीड को प्रेफर करेंगे, राइट? एक जमाना है जब हम सिर्फ, मैंने आपको कहा यार मेरे पास है जी 100 रुपया, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। मेरे भाई के पास पता नहीं कितने पैसे हैं, मेरे भाई के पास पता नहीं, पुराने जमाने की बात हो रही है। इस जमाने की बात, हम दोनों के पैसे मिला के 1000 रुपया बनता है। तुम गैस करो मेरे भाई के पास कितने पैसे हैं। एक नहीं नहीं नहीं, मैं आप फिर आज के जमाने में, पुराने जमाने में चले जाएं। यार मेरे पास 100 भेड़े हैं, भाई के पास पता नहीं कितने भेड़े हैं, मिला के हमारी 1000 भेड़े बनती। भाई की कितनी भेड़े हैं? वो कहता ले, मुझे क्या पता कितनी भेड़े हैं, मैंने गिनी थोड़ी है, मुझे क्या पता कितनी भेड़े हैं। आई हाउ कैन आई टेल यू कितनी भेड़े हैं भाई के पास, मैं को नजूमी हूँ? जैसे रिडल होता है, जैसे क्या होता है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, आज आग इतनी कॉमन बात है आपके लिए कि आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई जमाना ऐसा भी गुजरा होगा जब आग के बगैर लोग खाना पकाते थे। आज टायर इतना कॉमन है, यू कांट इवन इमेजिन कि सर्कल से या टायर से पहले का जमाना कैसा होता हो। आपके लिए बहुत यूज टू है आप इस बात के। लेकिन एक जमाना ऐसा गुजरा है जब लोग इमेजिन भी नहीं, विजुअलाइज कर ही नहीं सकते थे साइकिल भी कोई चीज होती। और मैं आज भी सोच के परेशान होता हूँ यार, ये फिर भी समझ आती है कि किसी ने 4 टायर रख के ऊपर फट्टा रख के रेडी चलाई होगी, ये 2 टायरों वाली साइकिल कैसे किसी के जहन में आई होगी, कैसे वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई होगी। इट इज अमेजिंग कि वो क्या उसका थॉट प्रोसेस गुजरा होगा। ये असल सीखने की चीज, मैथ तो पुत्र बहुत दुनिया पढ़ाती है, असल सीखने की चीज तो ये है जो पढ़ना आप। अब आप जरा सोचिए इस बात पे कि एक आदमी को मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए है,
इसके और मेरे मिला के आ रहे हैं, इसके पास कितने हैं? कहता मैनू की पता, कौन सा उसके पैसे गिने, बता भाई कितने तेरे पास पैसे। एक जमाना ऐसा गुजरा है और हम इस जमाने में वी हैड नो सोल्यूशन फॉर दिस। यहां तक कि एक आदमी आता है जिसका नाम आज के दौर में हमारे पास क्या है, अल ख्वारिज़मी। दैट्स अ मुस्लिम पर्सन। अल ख्वारिज़मी क्या है, थोड़ा सा ना पागल पागल है। क्या है, ये उस जमाने का आदमी है जब लोग कहते हैं कि या तुम्हें बायो आती हो सकती है, या तुम्हें आ सकता है मैथ, या तुम उर्दू के शायर हो, जो फारसी थी उस टाइम पे, या तुम्हें शायरी आ सकती है, या तुम्हें रिलीजन आ सकता है, या तुम पेंटिंग कर सकते हो, या तुम फिलोसफी पढ़ सकते हो, या साइकोलॉजी करोगे, यू नो, या हदीस का इल्म है, या कुरान का। सारा कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे पास। ये कहता क्यों जी, वजह क्यों नहीं हो सकता? ही वॉज फॉन्ड ऑफ दिस, मुझे सब कुछ हो मेरे पास। तो जब आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश भी आपने करनी है, उर्दू भी आपने करनी है, मैथ्स भी आपने कराना है, फिजिक्स भी करानी है, आपने केमिस्ट्री भी करानी है, आपने बायो भी कराना है, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट टीचर तो होगा ना आगे कहेगा तू वो था फन्ने खाम, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। किसी ना किसी को तो ये तकलीफ पहुंचेगी ना, तुमने कौन सा इसमें डिग्री की हुई है, तुम क्यों ये पढ़ा रहे हो? कोई ना कोई तो ये ताना मारेगा ना। वह ऐसा थोड़ी होता है हर फन वाला हर काम के लिए स्पेशलिस्ट होता है, कोई ना कोई ये ताना मारेगा कि नहीं मारेगा? यस और नो? तो ये क्या करता है, कहता है यार मेरी जो किताबें हैं ना, वो आप लोगों ने पब्लिश नहीं करनी जब तक मैं मर नहीं जाता। जब मर जाऊंगा तो मेरी मेडिसिन की और इन सारी चीजों की किताबें पब्लिश करना। अब किसी को मेरे पे क्या एतराज है? दिस इज द गाय जिसकी किताबें गोरों ने डिस्कवर की, और इसका नाम प्रोनाउंस नहीं, ग्रीक्स एक्चुअली प्रोनाउंस नहीं कर पाए, तो हमारे पास एक नया लफ्ज आ गया, ही गेव अस एल्गोरिथम। सीएस वाले बच्चों को पता लग गया, अल्गोरिदम असल में अल ख्वारिज़मी के मेथड को कहते हैं। अल ख्वारिज़मी जैसे कहता था, जैसे काम करने को अल ख्वारिज़मी कहता था, उसको कहते हैं अल्गोरिदम। है क्या? टेबल ऑफ 9 इज एल्गोरिदम। क्यों मैं 9 का टेबल बार बार बकवास, सॉरी, मुझे गुस्सा आ रहा है उन बच्चों पे जो नहीं है, कि आपको कैसे मैं बताऊं कि हर चीज कनेक्टेड है। क्यों मैं 9 के टेबल की बार बार बात कर रहा हूँ? यू डिड नॉट हैव टू प्रोसेस, बट यू फाउंड अ वे टू ऑलवेज एक्यूरेटली गिव दैट 9 का टेबल। दैट्स एल्गोरिदम। आपको कोई प्रोसेस करने की जरूरत, आप चीजों को सेट ऐसे करते हैं कि एक तरफ से धागा खींचे, पिक्चर खुद ही क्लियर हो जाए। वो आपने मीम्स देखी, वो वाली आपने वीडियोस देखी है, वो एक जो जैसे टॉम एंड जेरी में होता था, एक जगह से कोई धागा खींचा और वो एक चीज दूसरी पे गिरती है, दूसरी तीसरे पे, एंड यू नो थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग लाइक अ डोमिनोज इफेक्ट। दैट्स एन एल्गोरिथम। इसको कहते हैं एल्गोरिथम। कंप्यूटर में भी यही करता है। कंप्यूटर को क्या पता कि टू किसको कहते हैं और ए क्या होता है? हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं, यार ये वाले सर्किट तुम्हारे, जब भी तुम्हें मैं ये वाला बटन ऑन करूं, तुमने ये लाइट ऑन कर देनी है। यूजर को लगेगा तुमने ए लिख दिया। जब भी मैं फलां बटन ऑन करूं, तुमने ये लाइट ऑन कर देनी, यूजर को लगेगा बी लिख दिया। और इसने कहा, ये वो बंदा है जिसने पहली दफा कहा, यार तुम्हारे पास है 100 रुपया, तुम्हारे भाई के पास कितने पैसे हैं, हमें, तो उसकी जगह क्रॉस डाल दो कि ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, ये वैल्यू मेरे पास बराबर टोटल है ना हमारे पास, है ना टोटल, नो 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 नो, माइनस ना करो। ये वो बंदा है जिसने कहा है कि ये जो दरमियान में वैल्यू मेरे पास नहीं है ना, इस वैल्यू को शुरू में सिर्फ डैश लिखा जाता था, बाद में बॉक्स बनाना शुरू कर दिया, और एंड पे फॉर श्योर, आपको ना मैथ वाले बंदे जरा सुस्ती के मारे होते हैं, क्रॉस डालना शुरू कर दिया। इसको क्या करना शुरू कर दिया, तो ये 100 है, 100 में कितने पैसे हैं और भाई के पास है पता नहीं, या कितनी शीव है, टोटल 1000 बन रहा है ना। यार एक काम हो सकता है, इनको ना सौतनों की तरह ट्रीट करो। कैसे ट्रीट करो? तुम इसमें से भी 1000 रुपया माइनस, 100 रुपया माइनस कर दो, इसमें से भी 100 रुपया माइनस कर दो, इधर ये वाला 100 से, और इधर 1000 में से 100 निकलेगा तो क्या बचेगा? तो ये जो मेरे पास वैल्यू नहीं थी, मुझे पता वो कितनी है। एंड दिस द मेथड और दस प्रोसेस ऑफ डूइंग, हमने अरिथमेटिक हमेशा करते थे दो वैल्यूज पे, जो दोनों की दोनों क्या होती थी, नॉन होती थी, जो दोनों क्या होती थी, द मेथड और प्रोसेस ऑफ डूइंग अरिथमेटिक ऑन
unknown values या with unknown values is called algebra. मैंने अलजेब्रा की स्पेलिंग ही गलत लिखी है। इतना एक्साइटेड हो गया हूं कि अलजेब्रा की स्पेलिंग मैंने, पता लग रहा है ना, अरबिक नेम है। किसी बंदे का नाम, इसने ये नाम दिया इसको। फिक्स्ड वैल्यू, कोई वैल्यू है, क्या वैल्यू है फर्क नहीं पड़ता। इसने कहा कि हम, क्योंकि इसने बनाया क्या है, एल्गोरिथम, ही डेवलप्ड मेथड्स। अब आप जिसको भी उस पर अप्लाई कर दें होगा यही। उसने डोमिनोज का एक इफेक्ट का मेथड बनाया। आप वो काम मार्बल के पीसेस के साथ करिए, आप वो काम पोर्सिलिन के पीसेस के साथ करिए, आप वो काम प्लेइंग कार्ड्स के साथ करिए, डोमिनो इफेक्ट चलेगा। आप बड़ी बड़ी लाइब्रेरी की अलमारियों के साथ कीजिए, डोमिनो इफेक्ट उसने बना दिया कि ऐसे होगा। तो अलजेब्रा इज बेसिकली एन एल्गोरिथम ऑफ सॉल्विंग अननोन वैल्यूज। और ये अब साइड नोट की बात है क्या कि जनाब हमारे पास वो जो क्रॉस है, वो जो क्रॉस था, क्रॉस इवॉल्व्ड इनटू एक्स। क्यों एक्स में इवॉल्व हुआ? क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन भी क्रॉस होता था, और ये अननोन वैल्यू के लिए भी क्या लिखते थे? क्रॉस लिखते थे। कंफ्यूजन का चांस था, तो हमने कहा यार मल्टीप्लाई के साइन को क्रॉस ही रहने देते हैं, इसको एक्स कर लेते हैं। और आप देखेंगे अलजेब्रा में हम मल्टीप्लाई के लिए डॉट भी यूज करेंगे आगे जाके एक जगह। क्या यूज करेंगे? इसी एक्स वाली की। यही वो वजह है कि जो आप बचपन से अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं, तो कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं? आप सोचिए, इफ इट वाज एक्चुअली डूइंग अल्फाबेट्स, तो एबीसी में से ए पहले चूज करेंगे या एक्स? वाई एक्स? क्योंकि मुझे एक्स से नफरत है? नहीं ना? क्यों रहमा, एक्स के तो अभी भी ख्वाब आते होंगे ना? नो। तो वाई, वाई एक्स बिकॉज एक्चुअली इट वाज अ क्रॉस। ये क्या था असल में? वी गुड सो फार। फिर उसके बाद एवोल्यूशन हुई। यार एक अननोन वैल्यू के साथ खेला जा सकता है, तो क्या दो के साथ नहीं खेला जा सकता? यस। तो दूसरी को क्या कहें? एक्स के बाद क्या कहेंगे? तीसरी को क्या कहें? और इसके बाद फिर एबीसीडी या जो भी यूज करना। वी गुड सो फार? क्यों जमा? जमा आपकी जब शादी होगी, अल्लाह करे हो जाए, जब भी हो, आप मुझे बुलाएंगे? ठीक है, माइक होगा आपकी शादी पे? क्यों, स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे उस पे यार, बारी बारी खान। और कोई नहीं, अच्छा आप हंसते हैं क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट है ना? चलो ये चैलेंज कर लें, फिर उस टाइम कोई और भी उस दिन सिर्फ आप ही नहीं हंस रहे होंगे। बाकी सारे ये ऐसे करें। अल्लाह यार आपको कामयाब करे। लेकिन यार मुझे लगता है शादी के लिए ओ लेवल करना पड़ेगा आपको। ओ लेवल के बगैर नहीं होने। क्या? मुझे लग रहा है ओ लेवल ना आपसे हुआ तो आपके घर वाले कहेंगे तेरे को ओ लेवल नहीं आया, तेरे को ब्याह कितना होना। सही है। अच्छा चलो खैर, लेट्स कम बैक टू द क्लास। वी गुड सो फार? तो नहीं, मैंने आप लोग, यू गाइस केम लेट। पढ़ेंगे। मुझे देखो बात, आई नीड टू क्लोज द बात, मुझे बात क्लोज करनी है। नहीं टाइम, आप छुट्टी नहीं लेट करता आपकी, डोंट वरी। मुझे लेकिन बातें तो पूरी करना है। अगर तो मैं कोई ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपको इजाफा आपके इल्म में नहीं कर रही, टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर तो क्लोज करते हैं। वरना नहीं तो यू शुड बी लुकिंग फॉर मोर। मैंने इल्म में इजाफे का कहा था। वापस वापस। सो टुडेज टॉपिक इज, मुझे बेटे इंडाइसिस तक लेके जानी है बात, उसके बाद कुछ होना। टुडेज टॉपिक इज अलजेब्रा। क्या टॉपिक है? अलजेब्रा क्या होता है आपको पता है? जी जी जी, न्यू चैप्टर। अलजेब्रा मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखवा दी। द प्रोसेस, द मेथड, द मैथ्स ऑफ अननोन वैल्यूज। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, द मैथ्स ऑफ, तो तरफ लिख ही नहीं रहा कुछ। सो ऊपर जो हमने किया उसका क्या तरीका है? x + 7 = 10 है, तो कैन यू गेस
क्या चीज है जो 7 में ऐड करेंगे? 3 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? वी कैन सी कि x की वैल्यू क्या है? x, जी बेटे जी, दोनों साइड पे 7 माइनस कर, वैसे ही मेंटली सोच लें x 7 में क्या ऐड करेंगे? 10 आता, वैसे ही लेट्स, अगर x में 7 ऐड करने से 10 आता है तो x की वैल्यू क्या है? 3। अगर x में से 2 माइनस करें तो आंसर आता है 4। यहाँ x की वैल्यू क्या है? यहाँ x की वैल्यू क्या है? अब आपको इससे पता लगना चाहिए, 6 है सॉरी, इससे आपको पता लगना चाहिए कि ये अलग दुनिया, x इज नॉट, x जस्ट रिप्रेजेंट्स एन अननोन वैल्यू। ये अलग दुनिया है और ये दुनिया, लिख भी देता हूं, ये अलग दुनिया या अलग घर है, ये अलग दुनिया या अलग घर है। ओके, कोई कंफ्यूजन? जब माइनस हो रहा हो इधर तो दूसरी तरफ जाए क्या होगा? असल में हो क्या रहा है? व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज, हम इधर भी -7 कर रहे हैं और इधर भी 2 प्लस कर रहे हैं और इधर भी, ये उसने, ये एल्गोरिदम है जो मैं ग्रीन से किया, ये क्या है? एल्गोरिदम, मैं अलजेब्रा, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो किसी नंबर से, यार तुम्हारे पास, तुम्हारे भाई के पास जितने भी पैसे हैं, तुम्हें उससे 2 टाइम्स दिए जाएंगे, और तुम्हें कितने दिए जाएंगे? 100 रुपीज। तो भाई के पास कितने पैसे हैं? हम काफी दफा पीछे करते आए, बोथ साइड्स को 2 पे डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या निकलती है? इसी तरह से बेटे वो कहता है तुम्हारे भाई के पास जितने भी पैसे हैं, तुम्हारे जी, असल में हम यही, मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि असल में कोई भी काम ये, अब हम बच्चों को कहने लग गए ना यार इधर प्लस हो रहा हो तो जाके माइनस, असल में ऐसा नहीं हो, दोनों साइड पे कुछ हो रहा होता है। तो नहीं करें ना आप ये, नेक्स्ट, ऐसा थोड़ी है कि 5वीं में ही रहना, आपने 6ठी में भी तो जाना है ना। तो आप, मैंने इसीलिए तो इसको ग्रीन से लिखा। आपको जरूरी नहीं है ये माइनस प्लस दोनों साइड पे तुमने लिखना, तो आपको समझाने के लिए कि असल में ये हुआ क्यों, रट्टे पे ना सिर्फ रहे कि इधर प्लस हो रहा था तो जाके माइनस हो जाना, असल वजह भी तो समझे। इसी तरह अगर वो कहता है आपके भाई के पास जितने भी घर हैं, आपको उससे आधे घर मिलेंगे, आपको उससे, और आपको असल में मिल रहे हैं 4 घर, तो क्या हो रहा है बेसिकली, हम कैसे फाइंड करेंगे? हम दोनों साइड्स पे 2 को मल्टीप्लाई कर दें। जी, उसकी तरफ भी तवज्जो करते हैं बाद में। तो x की वैल्यू यहाँ क्या निकल रही है? 8, क्योंकि ये 2 से कट रहा है। तो जब कोई चीज इधर सबसे मल्टीप्लाई हो रही हो उधर जाके सबसे डिवाइड होती है, और जब कोई चीज इधर सबसे डिवाइड हो रही हो उधर जाके सबसे, यहाँ को प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं अननोन वैल्यूज ज्यादा हो, अगर मेरे पास है जनाब x प्लस 2x प्लस वाई प्लस 5 प्लस 2, आंसर क्या निकलेगा? लाइक टर्म्स एड स्लैश सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हैं? अपने जैसे में। y प्लस एक्स ने किसके, एक्स ने किसके साथ सॉल्व होना है? एक्स 2 प्लस 2x क्या हो गया? 3x। वाई ने किसके साथ होना है? 5 किसी के साथ, 5 ने किसके साथ होना है? वी गुड सो फार। ये अलग है, ये टर्म्स अलग हैं, ये अलग हो गया, और ये क्या इनको इकट्ठा लिखा होना लाजमी है? नो, कहीं भी लिखे हो ऐसे ही सॉल्व होगा, कहीं भी लिखे हो। अब इसके अंदर ये जो 2x4 है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2x4, इसके अंदर इस 2 को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको? ये उसका मल्टीपल है, ये उसका क्या है? दिस x इज कॉल्ड एज बेस वेरिएबल, और फॉर शॉर्ट इसको सिर्फ वेरिएबल भी कह देते हैं। एंड दिस 4 इज कॉल्ड एज पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स, या क्या कहते हैं इसको? और ये आपका साइड नोट है, साइड पे, साइड नोट क्या है?
एक दफा मुझे इसने इरहा ने कहा था, पता नहीं तब मैंने जवाब दिया था कि नहीं, अभी इरहा सुन लेना। एक्सिस सिंगुलर वर्ड है, एक्सिस प्लूरल वर्ड है। इंडेक्स सिंगुलर वर्ड है, इंडाइस उसका प्लूरल होता। ये साइड नोट लिख लें प्लीज, लास्ट लिख लिया है। वो जो मैंने साइड नोट पे लिखा वो भी लिखा है अभी, सिंगुलर प्लूरल वाली जो बात लिखी है। समझ भी आया कुछ के नहीं? समझ भी आया कुछ? अच्छा। बस दो एक मिनट और है, फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा और आपकी ब्रेक देने के बाद फिजिक्स या केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है? इंडाइस, वो इंडाइस का फिर आगे से प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर प्लूरल है। एक्सिस और एक्सिस उसको पढ़ते हैं, यानी अकेला एक्स एक्सिस कहलाएगा, वाई एक्सिस, लेकिन एक्स एंड वाई एक्सिस कहलाएंगे, ठीक है? अब जरा इधर तवज्जो। अलजेब्रा में हमने देख लिया कि हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखनी है अब आपने। क्या देखना है आपने? जब भी आप x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 के साथ, या फिर आप x को मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस y के साथ, तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में बेटे बेस का सेम होना लाजमी, लाइक टर्म्स वाला कोई कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और x फिर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टाइम्स है ना, तो क्या है? तो याद करें, जब हमारे पास होता था, एक साइड नोट बना लेते हैं साइड पे, व्हेन वी हैड, याद करना अर्थ, मैं रिपीट ये करना चाह रहा हूँ कि अलजेब्रा इज बेसिकली अरिथमेटिक बट विद अननोन वैल्यूज। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते थे 3 से, 2 टाइम्स 3 क्या होता था? उसको हम 2 टाइम्स 3 लिख सकते थे या इसका आंसर लिख सकते थे, राइट? लेकिन जब 2 टाइम्स 2 होता था तो हम उसका आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन हम उसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में भी लिख सकते थे। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। याद है? नहीं, मैंने वहां पे लिखवाया था, दिस इज इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। फिर लिख देता हूँ अगर किसी को भूल गया। नोटेशन का मतलब ये होता है तरीका का लिखने का। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था यार असल में जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, अगर बेस सेम हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं? इधर भी क्या होगा? 2x² प्लस 3x। एक्स अननोन है, पता होता तो मैं मल्टीप्लाई करता, अननोन है मैंने लिख दिया 2 टाइम्स जी, वो अननोन वैल्यू जो भी है वो 3 टाइम। वी गुड सो फार? और इधर जब होता है 2x² प्लस XY, यार ये दोनों अननोन वैल्यूज हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही है, पता नहीं क्या है ये दोनों वैल्यूज। वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन? आए अब अरिथमेटिक का इंडाइसिस और सर्ट्स को इसके साथ कंबाइन करके दे। तो हमारे पास टॉपिक है रूल्स ऑफ इंडाइसिस। इंडाइसिस के रूल्स में पहला, व्हेन मल्टीप्लाइंग add powers of same basis। एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर 4 से, सिंपली क्या करना है आपने? एक्स की पावर 2 + 4, या इस स्टेप को स्किप करें, x6 बना लें। अगर मल्टीप्लाई, याद लिखना भाई, when dividing subtract powers of same basis।
x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 इज इक्वल्स टू x की पावर 2, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इक्वल्स टू x की पावर -2, x की पावर 4 ओवर x की पावर 2 इक्वल्स टू x की पावर 2। यहाँ तक प्रॉब्लम? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज x की पावर 4 -2 है, तो आगे x की पावर स्क्वायर बनेगी। बिकॉज x की पावर 2 -4 है, तो x की पावर 2 माइनस में चली जाएगी। बिकॉज x की पावर 4 -2 है, तो x की पावर क्या बन गई? 2। और अगर x की पावर 2 ओवर x की पावर 4 हो, समझना भी तो है ना यार, खोया हुआ है कहीं यार, मैथ्स नहीं पास होगा लेवल नहीं हो सकता यार, ये पाकिस्तान स्टडी इस्लामिया नहीं है। तो बाय अबव रूल क्या होना चाहिए? x की पावर 2 -4 होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ रहा है? x की पावर माइनस, यही आ रहा है ना आंसर। तो इससे एक और चीज समझ आई हमें, इससे एक और चीज हमें क्या समझ आई? दिस कैन बी रिटन एज x की पावर 2। ये जो चीज है इसने हमें क्या बताया? एक और रूल दे दिया। क्या रूल दे दिया? इफ न्यूमरेटर स्लैश डिनोमिनेटर switches its place, sign of its power changes। यानी x की पावर अगर -2 है और y की पावर 3 है, अगर मैं इनको स्विच कराता हूं तो क्या बन जाएगा? y की पावर -3 बन जाएगी, ऊपर आके x की पावर 2 बन जाएगी। इधर ही ध्यान दें प्लीज आप। वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन? एनी नंबर with power equals to 0, with power equals to 0 is equal to 1। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट करें x की पावर ऊपर है 4 और नीचे भी x की पावर है 4, तो आंसर क्या बनता है x की पावर? तो आप गौर करें कि ये भी तो ये 1 के इक्वल नहीं है। यस। तो किसी की भी पावर 0 हो वो किसके इक्वल हो जाता है? कोई कंफ्यूजन? वो मसला? वी गुड? नहीं, एक रूल और लिखना शुरू हुआ। क्या है? सॉरी है, कहाँ पे ध्यान दे? यार मुझे दुख है आपके फोन का। अच्छा, वो जो आप अब नहीं ले सकोगे। अच्छा फिर भी लूंगा, पुराना वास्य को दे देंगे। हाँ अंकल, सुनिएगा प्लीज। पावर्स कैन बी इन फ्रैक्शंस। पावर्स कैसे हो सकती हैं? सामने सर, जी सर। हाँ तो इनकी कोई बात, इनकी कोई क्लास तो नहीं है ना अब? हाँ, ये खेलें जाएं घर, जो मर्जी करें, बस ये ऐसा जो जिसके साथ है उसके साथ ही जाएगा। ये पावर्स कैन बी इन फ्रैक्शंस। एक्स की पावर 1/2 हो सकती, एक्स की पावर 1/2 also written as called surds। इनको क्या कहते हैं?
कोई कंफ्यूजन? मिसाल के तौर पे x की पावर है 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? यहां लिखेंगे 3। और अगर x की पावर है, आप कोई फ्रैक्शन बोल लें जी बच्चों, कोई फ्रैक्शन बोल लें पावर की, वही बोल दें रैंडम, 9/2, तो ये जो 2 है ये बाहर गया, y की पावर 9 अंदर ही रह गई। न्यूमरेटर की पावर उसके साथ रहती है, जो डिनोमिनेटर होती है वो सर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। x की पावर है 3/2, बल्कि ऐसा करते हैं, x की पावर करते हैं 4/3, क्या करते हैं 4/9 कर देते हैं। तो वो जो x की पावर 4 है वो वहीं रहेगी, लेकिन 9 इधर जाएगी जो डिनोमिनेटर है। गुड, जल्दी लिख लें, जो एक छोटे छोटे रूल और हैं, फिर क्लास खत्म। हाँ जी, ये आप भी खेल आइएगा, मैंने कब रोका? नहीं, 2 मिनट जी, पहले ये कंप्लीट कर लें जी। पावर ऑफ पावर इज ट्रीटेड एज फॉलोज। पावर की अगर पावर हो तो उसको नीचे दिए गए 2 तरीकों से ट्रीट करना। अगर x की पावर 3 है और फिर थ्रू 3 की पावर 2 है, और इसके मुकाबले में अगर x की पावर 3 है और इसके आगे ब्रैकेट लग के 2 है, तो ये दोनों सेम नहीं है, दे आर नॉट। यहां पर ये जो 2 है ये 3 की पावर है, और फिर जो इनका प्रोडक्ट है वो x की पावर है यहां पर, यानी क्या बन जाएगा, x की पावर 9 बन जाएगी। 3 3 9 होता है ना, यस। लेकिन इसके अंदर क्या होता है बेटे, यहां पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 3 2 तो एक्स की पावर क्या बन गई? समझ आ गई? फिर इसी तरह से एक रूल है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके बाद वाला रूल शायद आखिरी हो। वो क्या है, x² y 3, x² y, और इसके बाद पावर है 2। तो ये जो 2 है बेटे, ये पावर इसकी भी है और ये पावर, यानी ये क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म x की पावर 4 y की पावर। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे उसने कहा है जनाब x की पावर 4 है, y की पावर 2 है, 1 मिनट, और होल की पावर 1/2 है। तो ये जो 1/2 है ये 4 से भी मल्टीप्लाई होना है। 1/2 4 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, 2 2, तो मेरे पास x की पावर क्या बन गई, और 1/2 मल्टीप्लाई और 2 से तो क्या आंसर आता है, 1। तो y की वैल्यू याद। जी बेटे बोलो, इसमें बेटे 3 में तो 3 3 9 हो जाना था, मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि, ठहर जा, 2 मिनट खत्म होने वाली बात। उसको मैसेज कर दो 1 मिनट, उनको अकेडमी के नंबर पे किया करें, सोचला करो ना, एक बात खत्म हो ले चले जाना। वी गुड सो फार, मसला। लेकिन आपने याद रखना है कि ये सब कब पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल व्हेन, जुनैद काम प्लीज, इट इज वन सिंगुलर टर्म। कितनी टर्म्स हैं, मैंने बताया था जब दो मल्टीप्लाई हो रहे होते हो वो एक ही टर्म होती है। अगर ये दो टर्म्स बन जाएं, अगर ये कितनी भी टर्म्स बन जाएं, इनके बाहर जो भी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, वो डिस्ट्रीब्यूट, सो ये आंसर गलत है। वो क्या होता है उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, वो आज का टॉपिक। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है किसी को? आखिरी जुमला लिख लें, वो क्या है, सर्ड्स
आर ट्रीटेड एज वेरिएबल्स। शर्ट्स को कैसे ट्रीट करना है? शर्ट्स को कैसे ट्रीट करना है? यानी इसकी एक एग्जांपल 2 इंटू 5 है, 2 इंटू प्लस 3 इंटू 5 है, ये 5 इंटू अंडर रूट 5 आ गया। आपने ये पार्ट है आपका, ये जो शर्ट के अंदर है, इसको किसके तौर पर ट्रीट करना है? यानी आपने यही समझना है कि ये 2x प्लस 3x था। आंसर क्या आता है? 5। समझ आई बात मेरी? अगर यही मल्टीप्लाई हो रहा होता, अगर यही क्या हो रहा था, 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, तो आप देखें हम क्या करते 2x, यार इधर अभी 2x को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो क्या आंसर आता? 2 को 3 से करते, 6x को x से करते, राइट? तो ऊपर भी ऐसे ही होगा, 2 3 आर 6 और अंडर रूट 5 का और अंडर रूट स्क्वायर रूट से क्या होता है, तो हमारे पास क्या आता है 6 टाइम्स 5 आंसर आता। कोई कंफ्यूजन? अब अपना होमवर्क अपना शर्ट्स वाला सुन लीजिए, एक नजर सिर्फ उसको मार लेना कि उसमें है क्या इंडाइसिस और शर्ट्स में है क्या, जरा उसको नजर। ये आपके पास इंडाइसिस आ गया, आई होप आप अभी इसको आसानी से कर लेंगे। भेजी हुई है, ये शर्ट्स आ गया। इस एक क्वेश्चन को सिर्फ ऊपर वाले को मैं करवा रहा हूं, उसके बाद आप जा सकते हैं। इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूं बेटे? इसकी आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? वो आप इस तरह से करते हैं या जैसे मैं करने लगा हूं ऐसे करते हैं, आई डोंट केयर। इसकी क्या बनती है? 2 2s आर 4। ओहो, sorry। इसकी बनती है 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी। पहले 2 के टेबल पे जाएगा, राइट? इसमें से ग्रुप किस किस का बन रहा है? अंडर रूट से स्क्वायर कटता है ना। अभी हमने सीखा ना प्रोडक्ट में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है? 2, सर काम पे तो जो नहीं, 2 की पावर भी 1/2 है और मल्टीप्लाई 5 2 की पावर भी 1/, तो आपके पास बच क्या रहा है? 5 बाहर निकल गया अंडर रूट। तो कोई प्रॉब्लम? तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये सब कुछ आप कैसे कर सकते थे? मैं आपकी जगह आऊंगा तो कैसे करूंगा इसको? मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा अंडर रूट 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। नीचे वाला क्वेश्चन देखिएगा, 8 है, 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर, तो एक 2 का पेयर बाहर निकल आएगा, जो पेयर है वो स्क्वायर रूट से कट, एक 2 अंदर ही रह गया। और वो 18 क्या है? वो 2 इंटू 3 इंटू 3 है, वो 2 इंटू 3 इंटू, तो 3 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। क्या आंसर है? 500। ऐसे आपको शर्ट्स करना, ठीक है? शर्ट को किसके तौर पर ट्रीट करना है? अल्हम्दुलिल्लाह वी डन विद दिस। ये आज अब आप ब्रेक कर रहे हैं, 10 मिनट बाद हम अपना फिजिक्स की तरफ